हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर न्यू क्लास। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 10। तो लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि लेक्चर नंबर 9 में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो अगर हम लेक्चर नंबर 9 की बात करते हैं तो लेक्चर नंबर 9 में हमने करे थे अपने डेरिवेशंस। हमने क्या करे थे बेटा? डेरिवेशंस किए थे कि 3 डेरिवेशंस मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। कौन कौन सा? सबसे पहले आप ये देखो, जो मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, डेरिवेशन किसके अंदर कर रहा हूँ? बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर। ठीक है, तो डेरिवेशन हमने किस किस का किया था? हमने रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट की हमने रेडियस फाइंड आउट की थी। हमने वेलोसिटी फाइंड आउट की थी इलेक्ट्रॉन की इन nth ऑर्बिट, और हमने फाइंड आउट की थी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो हमने nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है वो हमने फाइंड आउट की थी। तो bn क्या बता रहा है? वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी। तो vn को आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, और en को आप लिख सकते हो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने लास्ट क्लास में अपने क्या करे थे? डेरिवेशंस किए थे। तो डेरिवेशन में हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था? सबसे पहले आप ये देखो कि जो बोहर मॉडल होता है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसी। या फिर आप बोल सकते हो कि बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर द यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए हमारा बोहर मॉडल एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो डेरिवेशन फॉर्मूला हमारा आया था, आर एन का जो फॉर्मूला आया था, दैट इज एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर इंटू एन वाई जेड। ओके, और जब आपने इसको सॉल्व किया था तो मैंने कहा था कि इस फॉर्म में हम इस फॉर्मूले को याद नहीं रखेंगे। आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है आर एन इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। आपको ये फॉर्मूला इस फॉर्म में याद रखना है, इस फॉर्म में याद नहीं रखना है। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो nth ऑर्बिट की रेडियस का ये क्या आ गया हमारे पास बेटा? ये आ गया फॉर्मूला। तो यहां से हमने आपको बताया था कि फॉर ए पर्टिकुलर एलिमेंट, फॉर ए पर्टिकुलर एलिमेंट, अगर मैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करूंगा तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए जो आर एन होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि फॉर ए पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए z क्या हो जाएगा? हमारे लिए कांस्टेंट हो जाएगा। तो आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। अब जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे आर एन की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। और हमें यहाँ से पता चल गया कि आर एन इज ग्रेटर देन आर एन माइनस वन, इज ग्रेटर देन आर थ्री, इज ग्रेटर देन आर टू, इज ग्रेटर देन आर। आई थिंक ये आप सबको क्लियर हो गया, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर हमने वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला ड्राइव किया था दैट इज bn। सो bn इज इक्वल टू 2 पाई के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय h z बाई n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू पुट करने पे आपके पास डेटा आ जाएगा, वैल्यू 2.18 इंटू 10 की पावर ऑफ 6 z बाई n मीटर पर सेकेंड। अगेन मैंने आपको क्या बोला था? आपको वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला क्या करना है? याद रखना है। और हमने जब एनर्जी की बात की थी, तो अगर मैं बात करता हूँ टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी क्या होता है? इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था? के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 rn, दिस इज अवर काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था के जेड ई स्क्वायर बाई आर एन, और ये वैल्यू कैसी थी? पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास माइनस थी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या था? माइनस में था। तो जो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला आया था वो आया था माइनस के जेड टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन। ठीक है, और मैंने बोला था कि आप टोटल एनर्जी के फॉर्मूले को, कौन से फॉर्मूले को याद रखोगे? इस वाले फॉर्मूले को। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड बाई एन का होल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने ये सब फॉर्मूले क्या करे थे? ड्राइव करा दिए थे। ठीक है, तो अब किस बच्चे को अगर इस फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम है कि कुछ समझ में नहीं आया है, तो वो क्या करेंगे? एक बार लास्ट क्लास को जरूर देखेंगे, तो आपका जो भी डाउट है वो सब डाउट आपके क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। मैं लास्ट क्लास का जो लिंक है वो मैं आपको
आई बटन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप वहां पे क्लिक करके भी लास्ट क्लास को देख सकते हो। अब आ जाओ अब आज की क्लास पे। तो अगर मैं आज की क्लास की बात करता हूं तो देखो आज की क्लास का नाम लेते ही मेरे अंदर एनर्जी आ चुकी है। तो तुम्हारे अंदर भी क्या आनी चाहिए, एनर्जी आनी चाहिए पढ़ते समय। तो बेटा अब देखो थोड़ा एक्साइटेड होकर पढ़ाते हैं, क्योंकि आज इलेक्ट्रॉन का हम कराएंगे एक्साइटेशन। तो हमें भी कैसे, टीचर को भी कैसे बनना पड़ेगा, एक्साइटेड रहना पड़ेगा। तो अभी आपने क्या पढ़ा है कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये अब आपको पता चल गया, ठीक है। अब आपको जो मैंने बोला था, जब मैंने डेरिवेशन पढ़ाया था टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, तो हमने वहां पे एक स्टेटमेंट प्रूफ करा था। क्या प्रूफ करा था कि जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी क्या होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, हाफ होगा, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि टोटल एनर्जी जो होती है, मैं लिख भी देता हूं इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। आप कैसे कंपैरिजन कर रहे हो, इस तरीके से कंपैरिजन कर रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी, जेड के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2rn, और हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आई थी वो आई थी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर एन, और जो मेरे पास टोटल एनर्जी आई थी उसका फॉर्मूला आया था माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। तो ये हमारे पास फॉर्मूले आए थे। तो उससे हमने क्या निकाला, अपना एक कंक्लूजन निकाला। और कंक्लूजन क्या निकाला कि जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास क्या है, ये एक यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और इलेक्ट्रॉन कहां पर है, nth ऑर्बिट में है। इलेक्ट्रॉन कहां पर है, nth ऑर्बिट में है। और मैंने आपको दे दी कि इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, तो आप कैसे निकालोगे बेटा, आपके पास फॉर्मूला है, आपके पास क्या है, रामबाण है। रामबाण क्या है कि जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू, कोई एक ज्यादा ही लग गया, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिए, अगर टोटल एनर्जी मेरे पास -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और आप कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना आ गया पोटेंशियल एनर्जी, -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से ये हमें क्या करना है बेटा, यूज करना है, ठीक है। अब आप देखिए, सबसे पहले मैं टोटल एनर्जी का एक फॉर्मूला लिखता हूं। तो टोटल एनर्जी को मैं इस बार En से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब En का मतलब क्या हो गया, En का मतलब हो गया टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन nth ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन हमारा nth ऑर्बिट में है, तो फॉर्मूला क्या आया था, -13.6 Z/n का होल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यहां तक क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, आज का देखिए पहला टॉपिक समझिए, हम हाइड्रोजन के लिए टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर ऑर्बिट 1, ऑर्बिट 2, ऑर्बिट 3 एंड ऑर्बिट 4। तो मैं यहाँ पे हेडिंग भी लिख देता हूं, क्या लिख रहा हूं मैं, टोटल एनर्जी फॉर, या फिर टोटल एनर्जी ऑफ H एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट। या फिर बेटा कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होगा बोहर ऑर्बिट, तो बोहर ऑर्बिट लिखा हो या ऑर्बिट लिखा हो तो सेम चीज है, ठीक है। अगर बोहर ऑर्बिट लिखा है तो आपको समझ में आ गया। हाइड्रोजन के लिए तो बोहर मॉडल हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए भी हम बोहर मॉडल क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्या होगा, आपको कभी कभी हिंट में वो लिख देता है बोहर ऑर्बिट, तो समझ जाओ कि आपको वहां पे क्या अप्लाई करना है, बोहर एटॉमिक मॉडल आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, आपको टोटल एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लो, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
total energy of electron when electron present in first, second, third and fourth orbit या फिर बोहर ऑर्बिट। ठीक है, अब हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ, आई थिंक ये कुछ स्टेटमेंट सही नहीं बैठ रहा है, इसको थोड़ा फिर चेंज करेंगे। टोटल एनर्जी ऑफ H एटम इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। टोटल एनर्जी ऑफ H एटम इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट। तो बेटा अगर हम यहाँ पे देखें अपना एलिमेंट, तो एलिमेंट हमारे पास कौन सा हो गया? एलिमेंट हो गया हमारे पास H एटम। तो H एटम की बात करेंगे, H एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, और मास नंबर भी कितना होता है? 1 होता है। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखो, अगर हम H एटम का न्यूक्लियस बनाए तो न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? प्लस E का चार्ज होता है। तो आप यहाँ पे न्यूक्लियस H एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या लिख सकते हो? +1E। अब आपके पास क्या है? मैं यहाँ बना रहा हूँ ऑर्बिट। मैंने यहाँ पे क्या बनाया? ऑर्बिट। ऑर्बिट के बेटे कुछ नाम होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, हम इनको शेल भी बोल सकते हैं, हम इनको एनर्जी शेल भी बोल सकते हैं, और इनके लिए हमने अलग से नाम डिफाइन करें, K शेल, L शेल, M शेल, N शेल। तो मैं फिर से लिखवा देता हूँ। This is n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4. Okay, so n is equal to 1 का मतलब क्या हो गया? n is equal to 1 का मतलब हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, या फिर कभी कभी लिखा होता है फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, या फिर कभी कभी लिखा होता है फर्स्ट शेल, या फिर कभी कभी लिखा होता है के शेल। तो कुछ भी बेटा हो सकता है, या फिर इवन ये भी लिखा हो सकता है फर्स्ट एनर्जी शेल, फर्स्ट एनर्जी शेल। तो ये सब नाम, इन सब का मतलब सेम ही है, चाहे फर्स्ट ऑर्बिट हो, चाहे फर्स्ट बोहर ऑर्बिट हो, चाहे फर्स्ट शेल हो, चाहे फर्स्ट एनर्जी शेल हो, या फिर के शेल हो। इसी तरीके से n इज इक्वल टू 2 का मतलब बेटा क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 2 का मतलब हो जाएगा सेकंड ऑर्बिट। ठीक है, सेकंड बोहर ऑर्बिट भी बोल सकते हैं हम इसको, सेकंड शेल भी बोल सकते हैं, और इसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं, स्पेशल नेम यूज करते हैं एल शेल। तो n इज इक्वल टू 2 हमारे पास क्या होता है? एल शेल होता है। n इज इक्वल टू 3 क्या रिप्रेजेंट करता है? एम शेल को। ये आपको पता होना चाहिए के एल एम एन का मतलब क्या है। के का मतलब, के शेल का मतलब n इज इक्वल टू 1, एल शेल का मतलब n इज इक्वल टू 2, एम शेल का मतलब n इज इक्वल टू 3, एंड n शेल का मतलब, अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी? n शेल की बात करेंगे, तो n शेल के लिए कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू 4। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब हो क्या रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, जब हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन, कौन सा? हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसके एनर्जी बताओ। तो एनर्जी का फॉर्मूला हम लिखेंगे, अगर फर्स्ट ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, और हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, इसका मतलब Z की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1। तो अगर आप यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हो, En वाले फॉर्मूले में n इज इक्वल टू 1 पुट कर दो और Z इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा E1 की वैल्यू आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या फिर आप सिंपली लिख सकते हो यहाँ पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं E की n की वैल्यू 2, मतलब अगर मेरा इलेक्ट्रॉन बेटा, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में होता, मैं इलेक्ट्रॉन को सेकंड ऑर्बिट में बनाऊंगा नहीं। अगर मैंने ऐसा बना दिया तो अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, सर आपने 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए और आप बात करते हो यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की। तो हमें, आप क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनो, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? सेकंड ऑर्बिट में। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा सेकंड ऑर्बिट में होगा तो सेकंड ऑर्बिट के लिए आप क्या करोगे? n की वैल्यू 2 पुट करोगे, पर हाइड्रोजन एटम का ही इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो Z की वैल्यू 1 ही रहेगी। समझ में आया? n की वैल्यू आप 2 पुट करोगे और हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो Z की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो फॉर्मूले में जब आप ये वैल्यू पुट करते हो तो E2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ा सा मैं इसको बॉक्स के अंदर बंद करता हूं। तो E1 की वैल्यू आई है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E2 की वैल्यू आई है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं बात करता हूं बेटा थर्ड ऑर्बिट की, किसकी बात कर रहा हूं? थोड़ा मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ध्यान रखना। अगर मैं बात करता हूं थर्ड ऑर्बिट की, तो थर्ड ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया? n इज इक्वल टू 3, पर हाइड्रोजन एटम की बात ही हो रही है तो Z इज इक्वल टू 1 होगा। तो जब आप थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आ जाएगा? वो आएगा
आई थिंक -1.51 आता है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैं पहले से बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूँ, बाद में अभी मैं सब कुछ लिखवा दूंगा बेटा, ठीक है। और बेटा अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ ऑर्बिट की, तो फोर्थ ऑर्बिट के लिए आप एन की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में, किस में बात हो रही है, इस वाले फॉर्मूले में बात हो रही है। इस वाले फॉर्मूले में फोर्थ ऑर्बिट की अगर हम बात करते हैं तो एन की वैल्यू 4 पुट कर दो और जेड की वैल्यू तो 1 ही रहेगा, तो E4 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैंने अभी क्या क्या पढ़ाया आपको एक बार मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। मैं रिवाइज क्या करा रहा हूँ, हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फॉर एच एटम। तो अगर हम एच एटम की बात करेंगे तो एच एटम के लिए E1 की जो वैल्यू होती है दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो E2 की वैल्यू होगी दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 की जो वैल्यू होती है दैट इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो E4 होता है, E4 की वैल्यू होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू क्या करनी है आपको हाइड्रोजन एटम के लिए, ये वैल्यू आपको क्या करना है, याद करना है। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, याद करना है। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको याद रखना है। ये डेटा अगर आपको याद रहेगा तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन का सॉल्व करने का जो टाइम है वो टाइम बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। आप बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लोगे, आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। तो इस डेटा को हम कैसे डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप यहाँ देखिए, ये हाइड्रोजन एटम हो गया, हाइड्रोजन एटम का ये हो गया न्यूक्लियस जिसमें मैंने चार्ज दिखाया है +1e का, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट शेल या के शेल, तो आप यहाँ मैं डायरेक्ट लिखूंगा के शेल। के शेल के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है 1। दिस इज एल शेल, एल शेल के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है 2। ये मेरे पास आ गया एम शेल, एम शेल के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी 3, और ये मेरे पास आ गया एन शेल। तो एन शेल के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है बेटा 4, ठीक है। तो बात क्या चल रही है, अगर इलेक्ट्रॉन मेरा फर्स्ट शेल में होगा, तो फर्स्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। क्लियर है। अब जब अगर मेरा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में नहीं है और सेकंड के अंदर है तो उस समय एनर्जी कितनी होगी, दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेरा इलेक्ट्रॉन नहीं, ना तो फर्स्ट के अंदर है ना सेकंड के अंदर है, इलेक्ट्रॉन मेरा कहां पर है, थर्ड के अंदर। अगर इलेक्ट्रॉन मेरा थर्ड ऑर्बिट के अंदर होगा तो उसके बाद एनर्जी कितनी होगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेरा इलेक्ट्रॉन ना फर्स्ट के अंदर है, ना सेकंड के अंदर है, ना थर्ड के अंदर है, इलेक्ट्रॉन मेरा है कहां पे, फोर्थ ऑर्बिट के अंदर है। तो उस समय इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगी दैट इज -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इस डेटा को मैं और ज्यादा आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करूं तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, देखो मैं यहां पे बताता हूं। आप यहां देख रहे हो बेटा, दिस इज n इज इक्वल टू 1, और एनर्जी कितनी आई है E1 की वैल्यू -13.6। मैंने क्या करा, एनर्जी का क्या बना दिया है, एक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर n इज इक्वल टू 2 होगा तो E2 की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूनिट भी लिख देता हूं मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो एनर्जी की वैल्यू बेटा कितनी है, एनर्जी की वैल्यू होगी E3 दैट इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर n इज इक्वल टू 4 होगा तो n इज इक्वल टू 4 पे एनर्जी की वैल्यू कितनी आ रही है -0.85। आप इस डायग्राम को देख के आपको कुछ एक आइडिया लग रहा है, आपको आइडिया लग रहा है, कुछ आइडिया क्या लग रहा है, यहाँ देखो मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ। मेरे पास बेसिकली ये क्या है, ये मेरे पास शेल है या फिर आप इनको ऑर्बिट भी बोल सकते हो, ठीक है। मैंने क्या दिखाया, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। अब देखो बेटा, फर्स्ट और 2 के बीच में एनर्जी का जितना गैप है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में एनर्जी का कितना गैप है, 2 और 3 में मैंने एनर्जी के गैप को कम कर दिया, और 3 और 4 में मैंने एनर्जी के गैप को और कम कर दिया, ठीक है। अब ये डेटा देख के आपको माइंड में आना चाहिए, E1 की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, E2 की वैल्यू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, E3 की वैल्यू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और E4 की वैल्यू -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर मैं E1 -E2 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं
किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, E1 माइनस E2 की। तो E1 माइनस E2 की वैल्यू कैलकुलेट करने पे आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अगर मैं E1 माइनस E3 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, किसकी वैल्यू, E1 माइनस E3 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, तो ये वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 12.09, ये वैल्यू आएगी 12.09। तो सही से लिख देते हैं हम, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मैं E1 माइनस E4 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, तो E1 माइनस E4 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आप देख सकते हो ना कैसे, इस डेटा को देख के आपको आइडिया लग गया ना कि जैसे जैसे एनर्जी शेल बढ़ता रहेगा वैसे वैसे एनर्जी शेल के बीच का जो एनर्जी का गैप है, वो एनर्जी का गैप बेटा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, अब यहां देखिए, इस डेटा को समझने की कोशिश करो। आपका E1 माइनस E2 की वैल्यू कितनी है, 10.2। तो ये जो एनर्जी का गैप है, ये एनर्जी का गैप कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। E1 माइनस E3 के लिए एनर्जी का डिफरेंस कितना आ रहा है, 12.09। तो ये एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 12.09। E1 और E4 का जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 12.75। तो बेटा जो ये वाला डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आप आगे से क्या ध्यान रखोगे, आगे से ध्यान रखोगे जैसे जैसे ऑर्बिट का लेवल बढ़ेगा या फिर जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता है, वैसे वैसे जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, एक पॉइंट आपको एक तो ये याद रखना है। अब दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, देखो हमने बात क्या करी, हमने बात करी है बोहर्स मॉडल की। किसकी बात करी है हमने, बोहर्स मॉडल की। और बोहर्स मॉडल किस किस के लिए एप्लीकेबल है, एक तो हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन के लिए, और दूसरा हाइड्रोजन लाइक स्पीसी के लिए। दूसरा हमारा किसके लिए एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसी के लिए भी एप्लीकेबल है। अब हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया बेटा, H एटम, और हाइड्रोजन लाइक स्पीसी कौन कौन सी हो गई, जैसे कि हीलियम प्लस हो गया, लिथियम प्लस 2 हो गया, बेरिलियम प्लस 3 हो गया। तो जो बोहर मॉडल है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसी के लिए क्या एप्लीकेबल है। अब बेटा अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो आपको पता है nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है कैसे डिफाइन करेंगे, -13.6 Z बाई एन का होल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ओके, और हाइड्रोजन के लिए हम सबको पता है Z की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मतलब अगर आप nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करते हो किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, तो क्या वैल्यू कितनी हो जाएगी, -13.6 1 बाई एन स्क्वायर। आई थिंक ये समझ में आया कि नहीं आया। Z की वैल्यू मैंने कितनी पुट करी है बेटा, 1 पुट कर दी। अब यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, -13.6 Z बाई एन का होल स्क्वायर। ओके, यही होगा। अब ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पे जो Z है वो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी अगर मेरे पास हीलियम प्लस है, 3 हो जाएगी अगर मेरे पास जो एलिमेंट है वो लिथियम प्लस 2 का है, और इस Z की वैल्यू 4 हो जाएगी अगर मेरे पास जो एलिमेंट है वो एलिमेंट कौन सा है, बेरिलियम प्लस 3 का। समझ में आया। तो Z की वैल्यू बेटा क्या होंगी, चेंज होती रहेंगी हाइड्रोजन लाइक स्पीसी में। जैसे जैसे मेरा एलिमेंट चेंज होगा वैसे वैसे मेरी Z की वैल्यू क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो यहां से मैं एक कंक्लूजन निकाल रहा हूं, वो कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, अगर मैं n इजिकल टू 1 की बात करता हूं, n इजिकल टू किसकी बात कर रहा हूं, 1 की बात कर रहा हूं। n इजिकल टू 1 का मतलब क्या हो गया बेटा, अगर मैं हाइड्रोजन के लिए n इजिकल टू 1 पुट करता हूं, इसका मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल, या फिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट। तो E1H की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, E1H की वैल्यू हो जाएगी -13.6, और n की वैल्यू भी मैंने कितना पुट करा, 1 पुट करा। और अगर मैं हाइड्रोजन लाइक स्पीसी में भी n इजिकल टू 1, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीसी का इलेक्ट्रॉन होगा, फिर से सुन लो, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीसी का इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, E1। ठीक है,
E1 दैट इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे -13.6 की वैल्यू को मैं यहाँ क्या पुट कर सकता हूँ, E1H। तो यहाँ से मैं कंक्लूजन क्या निकाल रहा हूँ, मैं कंक्लूजन निकाल रहा हूँ E1X इज इक्वल टू E1H इंटू जेड स्क्वायर। समझ में आया मैंने ये इक्वेशन कैसे ड्राइव की है? फिर से बता देता हूँ। इस वाली इक्वेशन में जो -13.6 था, इस वाली इक्वेशन से -13.6 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, -13.6 की जगह मैंने E1H को पुट कर दिया। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, आपको अगर किसी भी एलिमेंट के लिए, अगर आपको किसी भी एलिमेंट के किसी भी ऑर्बिट के लिए एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सपोज करिए मेरे पास कोई एक एलिमेंट है, एलिमेंट मैंने क्या ले लिया, जनरल एलिमेंट ले लेता हूं। तो जनरल एलिमेंट मैंने क्या ले लिया बेटा, एक्स ले लिया। समझ में आ गया, मैंने क्या बोला, जनरल एलिमेंट ले लिया एक्स। अब ये एक्स क्या हो सकता है, ये एक्स हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये लिथियम +2 भी हो सकता है, ये बेरिलियम +3 भी हो सकता है, ये हीलियम प्लस भी हो सकता है। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ वो चीज थोड़ा सा ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा हूं, अगर मुझे किसी भी एलिमेंट के लिए nth ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है, तो ये ENX क्या बता रहा है, En बता रहा है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, और किसके लिए, x एलिमेंट की। तो x, अगर x एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन, फिर से सुनो, अगर x एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है, तो उसकी nth ऑर्बिट में अगर x एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, ENX, that is equal to energy of electron present in nth orbit of hydrogen atom into Z square। समझ में आया मैंने क्या समझाया? मैंने ये बोला बेटा, अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन अगर nth ऑर्बिट में है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट में जो एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू, अगर मेरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उसी nth ऑर्बिट में होता तो उसकी एनर्जी इनटू जेड स्क्वायर, और जेड क्या हो जाएगा बेटा, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। इसको इस तरीके से समझो, अभी समझाऊंगा। आई थिंक थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा इसमें, अब समझ में नहीं आया, अब आपको समझ में आएगा। आपको मैंने दो एलिमेंट दे दिए, कौन कौन से दे दिए, एक मैंने दे दिया हाइड्रोजन और एक मैंने दे दिया आपको हीलियम प्लस। ओके, अब एक बार बताओ, आपको पता है हाइड्रोजन के लिए n इज इक्वल टू 1 पे हाइड्रोजन का E1 की वैल्यू कितनी होती है, -13.6। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है कि अगर मेरा हीलियम प्लस का इलेक्ट्रॉन, फिर से सुनो, अगर मेरा हीलियम प्लस का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होता तो उसकी कितनी एनर्जी होती। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, हम लिखेंगे कैसे, कि हमारे पास है क्या डेटा, समझना जो मैंने लिखा है। मैंने क्या लिखा है, E1 हीलियम प्लस का मतलब क्या है, हीलियम एटम का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में है। हीलियम मैं लिख देता हूं, एटम ऑफ हीलियम प्लस प्रेजेंट इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, या फिर इन फर्स्ट ऑर्बिट लिख देता हूं। तो बेटा जो मैंने ये लिखा है ना, इस लाइन, ये जो मैंने लिखा है E1He प्लस, तो E1He प्लस का मतलब क्या हो गया, E1He प्लस का मतलब हो गया हीलियम एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है। फिर से सुन लो, E1He प्लस का मतलब क्या हो गया, कि He प्लस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है। तो इसकी एनर्जी निकालनी होगी कि हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इनटू जेड स्क्वायर। अब हम सबको पता है हीलियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 2। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जेड स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर। तो बेसिकली आप जब इसको सॉल्व करोगे, आई थिंक ये कुछ मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या हो गई है, नहीं मिस्टेक नहीं है, सही है। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 4। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गया। हमने इस क्या करना है,
अपन को इस इक्वेशन का क्या करना है, यूज करना है। कैसे यूज करेंगे वो मैंने आपको सिखाया है। आप किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में एनर्जी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, आप हाइड्रोजन एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में एनर्जी निकालो और उसको एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, क्वेश्चन क्या देता हूं, मैंने आपको दिया फॉर हाइड्रोजन एटम, किसकी बात चल रही है, हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख लो यहां पे, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट in third orbit is energy of electron present in third orbit is minus 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ lithium plus 2 atom, electron of lithium plus 2 atom in थर्ड ऑर्बिट। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है तो उस हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब वो कह रहा है जो लिथियम प्लस 2 का इलेक्ट्रॉन है वो भी थर्ड ऑर्बिट में है, तो बताओ लिथियम प्लस 2 का जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास थर्ड ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होगी। तो हम कैसे लिखेंगे, एनर्जी इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 is equal to energy of third orbit of H atom into Z square। अगर हम लिथियम प्लस की बात करेंगे, लिथियम प्लस 2 की बात करेंगे तो Z की वैल्यू कितनी होती है लिथियम के लिए, 3 होती है। अब आपको पता है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की थर्ड ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है दैट इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर। आप इसको क्या लिख सकते हो, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 9। तो यहां से हमारे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम प्लस 2 इन थर्ड ऑर्बिट E3Li प्लस 2 का मतलब क्या हो गया बेटा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम प्लस 2 प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लो इसे। तो ये आ रहा 13.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इस तरीके से आपको क्या करना है बेटा, ये डेटा को यूज करना है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, डेटा को यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बैक करते हैं। तो हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है, अभी तक हमने आपको ये बताया कि टोटल एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, और एक रिलेशन बता दिया कि टोटल एनर्जी जो होती है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मैंने आपको ये सब बताया कि हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की आप फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी की वैल्यू को याद कर लो। क्या करो, आप इसे याद कर लो। यहाँ पे मैंने देखो बिल्कुल सिंपल करके लिखवाया है, फॉर द H एटम एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको याद हो जाना चाहिए। फॉर the H atom, the energy of electron present in second orbit is -3.4 electron volt. For H atom, the energy of electron present in third orbit is -1.51 electron volt. फिर से सुन लो, for H atom, बार बार बोल रहा हूं मैं, H atom बार बार बोल रहा हूं। For H atom, the energy of electron present in फोर्थ ऑर्बिट इज -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे आप एक चीज बताओ, अगर मैं बेटा आपसे पूछ लूं इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट इंफिनिटी, इलेक्ट्रॉन कहां पर है बेटा, इंफिनिटी पर है, उस समय इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो उस समय इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बेटा कितनी हो जाती है, 0। और इलेक्ट्रॉन मेरा कैसा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा, एक मेरा इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जब जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 होगी तब तब एटम मेरा क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज समझो, अगर मैं एक अपना हाइड्रोजन एटम बना रहा हूं और मैंने क्या करा, मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूं।
हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है तो हम यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर +1 ही लिख सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के पास एक ही प्रोटॉन होता है और एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो +E का चार्ज होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज हो जाएगा वो कितना चार्ज हो जाएगा, +1E का चार्ज होगा। मैंने बोला कि इस हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है, के शेल के अंदर है। के शेल का मतलब बेटा कितना हो गया, के शेल का मतलब हो गया n=1 के अंदर। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर होगा तो उसके पास जो टोटल एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप क्या करें, आपने क्या करा, एक फोटोन को लेके आए, किसको लेके आए, फोटोन को लेके आए। उस फोटोन ने क्या करा बेटा, इसके ऊपर स्ट्राइक करा। फोटोन ने क्या करा, स्ट्राइक करा, और स्ट्राइक करने के साथ क्या करा, अपनी एनर्जी को क्या दिया, इलेक्ट्रॉन को दे दिया। और जो फोटोन था, फोटोन के पास जो एनर्जी है उसको हम क्या बोलते हैं, ई फोटोन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू। अब सपोज करिए फोटोन की जो एनर्जी थी, फोटोन के पास जो एनर्जी थी वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थी। फोटोन की जो एनर्जी थी, फोटोन की एनर्जी कितनी थी, फोटोन के पास जो एनर्जी थी वो कितनी थी, 13.6 की। अब यहाँ देखो, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास पहले से -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थी, और जब फोटोन ने इसके ऊपर स्ट्राइक करा, और फोटोन जो था, फोटोन की एनर्जी कितनी थी बेटा, 13.6। फोटोन की एनर्जी कितनी थी, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब फोटोन ने क्या करा, अपनी एनर्जी दे दी इलेक्ट्रॉन को। अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉन के पास पहले -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी, फोटोन ने उसे +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी, तो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की अब कितनी हो गई बेटा, 0। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अब मेरा कैसा हो गया है, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया है। और फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब अब वो एटम से बाहर आ गया, एटम से बाहर आ गया। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया बेटा, एटम से बाहर आ गया। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया समझ में। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करेंगे तो चीज आपको और अच्छे से क्लियर होगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेकंड बोहर ऑर्बिट फॉर हीलियम प्लस। तो आपको जो एलिमेंट गिवन है वो क्या गिवन है, हीलियम प्लस। तो हीलियम के लिए Z की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और आपके बात किस चीज की कर रहा है, वो सेकंड बोहर ऑर्बिट की बात कर रहा है। तो सेकंड बोहर ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, आपने क्या पढ़े हैं, आपने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है। दैट इज टोटल एनर्जी को हम En से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है, -13.6 Z/n का होल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, पर क्वेश्चन में आपसे उसने क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी पूछी है। जैसी काइनेटिक एनर्जी पूछे तो आपको क्या करना है, आपको कभी भी क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, आप अपने क्वेश्चन में सिर्फ टोटल एनर्जी निकालोगे, और टोटल एनर्जी निकालने के बाद आपको ये रिलेशन याद रखना है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी पूछे, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी पूछे, या फिर वो टोटल एनर्जी पूछे, हमारे पास जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, किस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मेरे पास टोटल एनर्जी का है। गलती से भी कोई बच्चा गलती नहीं करेगा कि सॉल्व करने बैठ जाए। क्या सॉल्व करने बैठ जाए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है kZe²/Rn। तो एक काम करते हैं, k की वैल्यू ले लेते हैं 9 × 10⁹, और z की वैल्यू, हाइड्रोजन किसकी, हीलियम के लिए बात कर रहे हैं, तो z की वैल्यू हो गई 2, e की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19, और Rn की वैल्यू तुम सबको पता है कितने होते हैं, 0.529। थोड़ा मैं जगह देता हूँ यहाँ पे, 0.529 यहाँ लिख देता हूँ मैं, × 10⁻⁻10 n²/z मीटर। ये सब बेवकूफी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक सिंपल सा मैंने फॉर्मूला बता दिया, वो फॉर्मूला कौन सा है, टोटल एनर्जी का। तो टोटल एनर्जी निकालो, चाहे वो काइनेटिक पूछे चाहे पोटेंशियल पूछे, डायरेक्ट निकालो इन दैट विद रिस्पेक्ट टू टोटल एनर्जी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, यहाँ पे टोटल एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है बेटा, 2, और हीलियम प्लस गिवन है तो z की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो यहाँ पे आप देखो, जो E2 है, E2 की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, -13.6 Z/n का होल स्क्वायर। तो z हमारे पास 2 है और n भी 2 है, तो 2/2 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको ध्यान रखना है, आपने क्या कैलकुलेट किया है, E2।
और E2 बेसिकली है क्या, टोटल एनर्जी है। E2 बेसिकली है क्या, टोटल एनर्जी। सो अब आपको पता है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो द काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ध्यान रखना, ये वैल्यू किसकी आई है, ये वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की आई है। अगर यहीं पे वो क्वेश्चन में आपसे पूछता कि व्हाट कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, सपोज करो क्वेश्चन में पूछता कि वो पोटेंशियल एनर्जी को और कैलकुलेट करो, तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होती है। तो जो टोटल एनर्जी हमारे पास 13.6 थी माइनस का, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी की। समझ में आ गया। ये वाली जो बेवकूफी है, यानी बेवकूफी कोई बच्चा नहीं करेगा। जब भी अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछता है, या फिर वो आपसे क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी पूछे, या फिर वो क्वेश्चन में आपसे टोटल एनर्जी पूछे, हमेशा हम निकालेंगे टोटल एनर्जी। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लो एक बार। आपसे पूछा है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल शेल ऑफ लिथियम +2। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। लिथियम की हम बात करेंगे तो लिथियम के लिए Z की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 3। और वो बात कौन से शेल की कर रहा है, एल शेल की बात कर रहा है। तो एल शेल के लिए N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता है एनर्जी का। एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, -13.6 Z/N का होल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Z की वैल्यू पुट करो, N की वैल्यू पुट करो, Z की वैल्यू 3 पुट करो, N की वैल्यू 2 पुट करो, आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, इसे मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया, खुद से करना। आपको गिवन है इन अ बेरिलियम +3 कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट टू द फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है, अब आपको गिवन क्या है बेटा, बेरिलियम +3 गिवन है। मतलब बात किस चीज की हो रही है, अब एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट। किसकी बात हो रही है बेटा, एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात हो रही है। ठीक है, अगर पर्टिकुलर एलिमेंट की बात होती है तो Z क्या हो जाता है हमारा, Z हो जाता है हमारा कांस्टेंट। अगर हम अपना En का फॉर्मूला लिखे तो En का फॉर्मूला क्या है, -13.6 Z/N का होल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब हमें देखो Z भी कांस्टेंट हो गया, तो यहां से हमें क्या मिला, En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n²। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, एक रिलेशन आ गया जो कि इंपॉर्टेंट है। फॉर ए पर्टिकुलर एलिमेंट En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n²। ओके, अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है। कौन कौन सी एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है, एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट के लिए बेटा N की वैल्यू कितनी होती है, 3 टू द एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट। तो फोर्थ ऑर्बिट के लिए बेटा N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो आपको N की वैल्यू गिवन है, इनका एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो रेशियो जब निकालोगे तो ये आ जाएगा 16/9। एक बार निकाल के देख लेना, एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट टू द एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट इज इक्वल टू 16/9। ओके, चलिए एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग घर से ट्राई करना, ये आपके होमवर्क का पार्ट है। और मुझे इसका आंसर कहाँ पे दोगे आप, कमेंट सेक्शन में दे देना। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के शेल ऑफ हीलियम प्लस टू दैट ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो आपसे ये पूछा है कि एक हीलियम प्लस है, हीलियम प्लस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। और हीलियम प्लस का जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो कहाँ पर है, के शेल में। के शेल में इसका मतलब N की वैल्यू कितनी है, 1। इसका मतलब N इज इक्वल टू 1 के लिए आप क्या कैलकुलेट करोगे, E1 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। दूसरा आपको क्या गिवन है, H एटम गिवन है। H एटम के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, 1। और H एटम का जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो कहाँ पर है, वो सेकंड ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है। सेकंड ऑर्बिट का प्रेजेंट है, इसका मतलब N इज इक्वल टू कितना है, 2। तो हाइड्रोजन एटम के लिए आप E2 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। और फाइनली आपको E1/E2 का क्या निकालना है, आपको E1/E2 का रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा जो बोहर मॉडल था, उस बोहर मॉडल का जो डेरिवेशन वाला पार्ट था, वो डेरिवेशन वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। तो 3 डेरिवेशन हमने इसमें कराए। कौन कौन से, पहला है हमारे पास रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। दूसरा, इसमें आपको याद क्या रखना है, Rn इज इक्वल टू 0.529 n² Z एंगस्ट्रॉम। दूसरा है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन nth ऑर्बिट। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना, ये फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, Bn इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z/N मीटर पर सेकेंड। और तीसरा फॉर्मूला था कि इफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन nth ऑर्बिट द एनर्जी निकालनी थी हमें।
एनर्जी की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, En इज इक्वल टू -13.6 ZN का होल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सब हमारा जो डेरिवेशन वाला पार्ट था वो हो गया। एक और इसमें मैंने चीज आपको बोली याद रखने के लिए, जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज आल्सो इक्वल टू 1/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी का माइनस होगा और पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होगा। ठीक है, अब हम फटाफट आ जाते हैं अपने एप्लीकेशन पार्ट पे कि बोहर मॉडल जो हमें मिला, तो बोहर मॉडल कौन सा मॉडल था, बोहर मॉडल जो था एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसी के लिए जो मॉडल था वो बोहर मॉडल था। या फिर बोहर मॉडल हमारा जो एप्लीकेबल था बेटा किस चीज के लिए एप्लीकेबल था, यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए या फिर यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी के लिए। तो यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी के लिए हमारा बोहर मॉडल कैसा एप्लीकेबल है। यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी कौन कौन सी होंगी, एक होंगी हाइड्रोजन और दूसरी होंगी हमारे पास हाइड्रोजन लाइक स्पीसी, हाइड्रोजन लाइक स्पीसी। और हाइड्रोजन लाइक स्पीसी क्या क्या होती है, बेरिलियम +3 या फिर हीलियम प्लस या फिर लिथियम +2। ओके, तो ये दीज स्पीसी आर द इट इज These species are the hydrogen like species। अब हम यहाँ पे पहला पॉइंट एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं कि बोहर मॉडल का एप्लीकेशन क्या है, इसको सुनो। तो पहला एप्लीकेशन आपको निकालना है टाइम पीरियड। नाउ व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन ए ऑर्बिट बाय द इलेक्ट्रॉन। होता क्या है बेटा, यहाँ देखो, अब हम बोहर मॉडल की बात कर रहे हैं तो जनरल बात करेंगे, और जनरल बात करेंगे तो हम अपना एलिमेंट कौन सा ले लेते हैं, एक एक्स। हमारा एलिमेंट बेटा क्या हो जाता है एक्स, और उस एक्स एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है जेड। इसका मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होगा वो चार्ज कितना आ जाएगा, +ZE का चार्ज आ जाएगा। आई थिंक यहाँ तक अब समझने में किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन सपोज करो बेटा ये किसी भी ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन मेरा कहाँ पर है, सपोज करिए मैंने इलेक्ट्रॉन को ले लिया nth ऑर्बिट में ले लिया। उस nth ऑर्बिट की जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है Rn, और nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो कितनी है बेटा Vn। यह अब आपको पता है। ठीक है, Rn और Vn के आपको फॉर्मूले भी पता है। तो अगर हम टाइम पीरियड की डेफिनेशन लिखे तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, टाइम रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन इट्स ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट के अंदर बेटा प्रेजेंट होता है उस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करना है। ठीक है, एक कंप्लीट क्या करना है बेटा, रिवॉल्यूशन करना है। तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए कितने टाइम की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से। सो टाइम पीरियड को हम बेटा क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड कैपिटल T इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन या फिर फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, फॉर वन कंप्लीट रोटेशन डिवाइडेड बाय बेटा वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। ठीक है, अब एक बार बताओ, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर है, ऑर्बिट के अंदर एक वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो कितनी डिस्टेंस बेटा ट्रेवल करेगा, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इलेक्ट्रॉन फॉर द वन कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ दैट ऑर्बिट। क्या हो जाएगा, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रॉन एक वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए, दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ दैट ऑर्बिट। और सर्कमफेरेंस हम कैसे निकालते हैं, सर्कमफेरेंस हम निकालते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हो T इज इक्वल टू 2πRn। 2πRn क्या हो गया, सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट। सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट हमने क्या ले ली, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सर्कमफेरेंस के बराबर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस इज 2πr, क्योंकि हम nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो nth ऑर्बिट की रेडियस कितनी है Rn, इसलिए सर्कमफेरेंस कितनी हो जाएगी 2πRn डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है nth ऑर्बिट में वो कितनी है Vn। ठीक है, अब कुछ चीजें देखो यहाँ पे, अगर हम Rn की बात करते हैं तो Rn का फॉर्मूला क्या आया था, 0.529 इंटू 10 की पावर ऑफ -10 n² / z मीटर। ठीक है, यहाँ पे बेटा ध्यान देना मैं मीटर में लिख रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे
जब मैंने यहाँ पे यूनिट मीटर में लिखी है, एंगस्ट्रॉम में नहीं लिखी है, तभी मैंने यहाँ पे क्या करा, 10 की पावर ऑफ -10 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई फॉर द यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, अब आगे देखो, अब आपको पता है व्हाट इज bn, तो bn इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर ऑफ 6 z बाई एन मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हमें क्या समझ में आया, यहां से हमें समझ में आया कि जो Rn होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z, और जो हमारा Vn होता है, Vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फिर से लिख लेता हूं वैसे, Vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाई n होता है, Vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाई n। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो तो t इज इक्वल टू 2 पाई Rn, Rn के लिए हम क्या रखते हैं, Rn के लिए मैंने क्या करा, एक कांस्टेंट यूज कर लिया। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लिया k n स्क्वायर बाई z। तो आप यहाँ लिख सकते हो 2 पाई k n स्क्वायर बाई z। ओके, और अगर हम bn के लिए बात करते हैं तो bn के लिए भी मैंने क्या करा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया और नया कांस्टेंट ले लिया k2 z बाई n, k2 z बाई n। यहाँ बेटा चीज समझने की कोशिश करना, मैं थोड़ा समझा ही देता हूँ। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो भी रहे होंगे मुझे लगता है, तो मेरे को क्या करना है, एक बार मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, एक नई स्लाइड लेनी है मुझे। चलिए मैंने स्लाइड ले ली है, अब जरा देखो यहाँ पे मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ वो देखो। हमने बोला जो टाइम पीरियड है दैट इज t, तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रिवोल्यूशन टू द स्पीड। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी आ रही है, 2 पाई Rn आ रही है। ओके, और दैट इज डिवाइडेड बाय bn, bn की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, bn मतलब bn क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। मैं ये कह रहा हूं जो Rn होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक कांस्टेंट ले लिया दैट इज k, मैंने क्या करा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया k इंटू n स्क्वायर बाई z। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं bn की बात करता हूँ तो bn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाई n। अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा रहा हूँ और एक कांस्टेंट ले रहा हूँ। कांस्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, k1, और k1 की वैल्यू k1 इंटू z बाई n। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर बच्चों को यहाँ पे डाउट हो रहा होगा कि सर यहाँ पे k क्या है, जरा एक बार बता दीजिए, तो k को बेटा पर कंफ्यूज मत हो। व्हाट इज k, k की वैल्यू है 0.529 इंटू 10 की पावर ऑफ -10, अगर मैं इसको मीटर में ले रहा हूँ। ओके, अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा होगा सर k1 की वैल्यू बता दो, k1 की वैल्यू क्या है, तो k1 कुछ नहीं है, k1 की वैल्यू कितनी है, 2.18 इंटू 10 की पावर ऑफ 6, और वेलोसिटी किस में लिए मैंने, मीटर पर सेकंड में। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो t इज इक्वल टू 2 पाई Rn, Rn की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, k n स्क्वायर बाई z, ओके, डिवाइडेड बाय bn, bn की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, k1 z बाई n। ओके, तो यहाँ पे देखो t इज इक्वल टू 2 पाई k डिवाइडेड बाई k1 n क्यू बाई z स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये देखो, आपका 2 क्या है, एक तो प्योर नंबर है, पाई क्या है, कांस्टेंट है, के भी क्या है, के की वैल्यू भी क्या है 0.529 इंटू 10 की पावर ऑफ -10, तो के भी क्या है, कांस्टेंट है। और अगर आप k1 की बात करोगे तो k1 की वैल्यू कितनी है, 2.18 10 की पावर ऑफ 6, तो k1 भी बेटा क्या हो गया, कांस्टेंट। तो यहां से हमने देखा जो टाइम पीरियड होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यू बाय z स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट लिखा है तो समझ में आना चाहिए कि न्यूमेरिकल इसके ऊपर आते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको क्या ध्यान होगा, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा अभी मैं आपको समझा दूंगा। पर अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता क्या है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द वन रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितने टाइम की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन वेलोसिटी। अब डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस ट्रेवल हमारे पास हो जाएगा वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ प्रूफ करके दिखा दिया। अब देखो क्वेश्चन कैसे देगा आपको, क्वेश्चन एक क्वेश्चन कराता हूं मैं, उससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे एक बार देख लो, यहाँ पे भी एक बार मैं लिख देता हूँ, टाइम पीरियड कलर चेंज करके बोल्ड करके लिख देता हूँ, जो मैंने अभी प्रूफ कराया है, दैट टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यू बाई जेड स्क्वायर। ये क्या है इसका, ये पूरे डेरिवेशन का ये क्या है, कंक्लूजन। जो मैंने एप्लीकेशन ऑफ बोहर मॉडल पढ़ाया है, उस एप्लीकेशन ऑफ बोहर मॉडल में आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो टाइम पीरियड होता है
वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यू बाई जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करो फिर आइडिया लगेगा। क्वेश्चन आपको गिवन है फॉर Li plus 2 for the electron revolving in nth orbit if V1 is equal to 2Bn then calculate the energy of this electron। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन ही आ गया फिर से। ठीक है, आपको क्या गिवन है बेटा, आपको Li plus 2 गिवन है। क्या गिवन है हमें, Li plus 2 गिवन है। ओके, अब Li plus 2 मतलब लिथियम प्लस 2 गिवन है, तो लिथियम प्लस 2 बेसिकली क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। इसका मतलब लिथियम प्लस 2 बेसिकली क्या है, एक हाइड्रोजन लाइक स्पीसी है, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम प्लस 2 के अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब लिथियम प्लस 2 क्या हो गई, हाइड्रोजन लाइक स्पीसी हो गई। अब हाइड्रोजन लाइक स्पीसी के लिए क्या होता है, बोहर मॉडल एप्लीकेबल होता है, तो लिथियम प्लस 2 के लिए भी क्या होगा, बोहर मॉडल एप्लीकेबल होगा। समझ में आ गया। अब हो क्या रहा है, इन अ लिथियम प्लस 2 फॉर द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट, तो लिथियम प्लस 2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अब वो nth ऑर्बिट कौन सा है, उन्होंने कंडीशन दे दी, क्या कंडीशन दे दी कि V1 इज इक्वल टू 2Bn, कि V1 की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ Bn है। ओके, अब यहाँ देखो व्हाट इज बी, आपने अभी जब फॉर्मूला पढ़ा था Bn का फॉर्मूला डेरिवेशन में क्या आया था, 2.18 इंटू 10 की पावर ऑफ 6 ZYN मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, फॉर ए पर्टिकुलर स्पीसी की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं हम, फॉर ए पर्टिकुलर स्पीसी, पर्टिकुलर स्पीसी। अब हमारा पर्टिकुलर स्पीसी बेसिकली है इस क्वेश्चन में कौन सा, लिथियम प्लस 2। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, हम पूरी की पूरी बात कर रहे हैं लिथियम प्लस 2 के लिए। ठीक है, तो फॉर ए पर्टिकुलर स्पीसी बेटा Bn क्या होता है, Bn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, तो सॉरी Bn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n हो जाता है। क्या तो आप यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम यहाँ पे यूज करो, B1 का फॉर्मूला पुट करो। B1 का फॉर्मूला क्या होगा, 2.18 10 की पावर ऑफ 6 इंटू ZYN, क्योंकि B1 की बात हो रही है, इसका मतलब n इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, इज इक्वल टू 2 इंटू Bn। Bn की बात हो रही है तो फॉर्मूला हम n के टर्म्स में रखेंगे, तो n के टर्म्स में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2.18 इंटू 10 की पावर ऑफ 6 ZYN। ओके, अब देखो बेटा हमारा 2.18 10 की पावर 6 से ये कैंसिल हो गया, और Z से क्या हुआ, Z भी कैंसिल हो गया। तो जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे आपको दिख रहा है n इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो बेसिकली आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन की आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो मैं यहाँ पे दो मेथड से एनर्जी को कैलकुलेट करूंगा। पहला मेथड देखो, पहला मेथड ये कहता है कि एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 इंटू ZYN का होल स्क्वायर, क्योंकि लिथियम के लिए बात कर रहे हैं, तो लिथियम के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, तो यहाँ पे Z की वैल्यू 3 हो गई, n की वैल्यू 2 हो गई, तो En का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, En इज इक्वल टू -13/6 इंटू ZYN का होल स्क्वायर, मतलब 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर का मतलब 9/4। जब ये सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आ जाएगा -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, यहां तक क्लियर है, आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब यहां सीखो इसका दूसरा मेथड। दूसरा मेथड बेटा क्या कहता है, दूसरा मेथड ये कहता है अगर मुझे लिथियम के लिए एनर्जी निकालनी है जब लिथियम प्लस 2 का इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है, इस तरीके से लिख सकता हूं मैं, E2Li प्लस 2 का मतलब क्या हो गया कि लिथियम प्लस 2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर है, वो सेकेंड ऑर्बिट में है। तो E2 मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था ना आपको कि ENX इज इक्वल टू ENH इंटू Z स्क्वायर। तो अभी वाला फॉर्मूला अप्लाई करूं यहाँ पे, तो लिथियम का जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, लिथियम का इलेक्ट्रॉन जब सेकेंड ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी को हम कैसे लिखेंगे, E2Li प्लस 2। अब हमें क्या करना है, अगर हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में होता उसकी एनर्जी इंटू Z स्क्वायर। अब हाइड्रोजन के केस में मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोजन के केस में जो सेकेंड ऑर्बिट होता है उसकी एनर्जी कितनी होती है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z स्क्वायर। लिथियम के लिए Z कितना होता है, 3, Z का स्क्वायर का मतलब ये कितना हो गया, 9। तो बेटा आप इसको एक बार सॉल्व कर लो, -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन क्या कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो।
तो ऐसा नहीं है हमेशा हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। हम क्या करेंगे, सिंप्लिसिटी देखेंगे कौन से फॉर्मूले से हमारा आंसर जल्दी आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज छूट गई है, उस एक चीज को मैं बताता हूं यहाँ पे। क्या, देखो एक बार यहां समझो। तो मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, क्या बताया था मैंने आपको, हाँ हमने आपको टाइम पीरियड के लिए बताया कि टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यू बाई जेड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं इसके ऊपर वो देख लो। क्योंकि मुझे क्या लग रहा था, मुझे ये लग रहा था कि क्वेश्चन नंबर जो 32 मैंने डिजाइन करा है वो शायद टाइम पीरियड के ऊपर डिजाइन करा है, पर वो टाइम पीरियड के ऊपर डिजाइन नहीं था। इसलिए मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसको क्या करूं, मैं इसको भूल जाऊं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं पहले से आपको बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे हो क्या रहा है सीखो। आपको बेटा उस क्वेश्चन को कैसे गिवन होगा, देखो सपोज करो आपको गिवन है लिथियम +2 और आपको गिवन है बेरिलियम +3। तो लिथियम +2 और बेरिलियम +3 क्या होगा, हाइड्रोजन लाइक स्पीसी हो गए। इनके लिए क्या होगा, इनके लिए बोहर एटॉमिक मॉडल हमारा कैसा हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आपको क्या गिवन होगा, आपको गिवन होगा कि लिथियम +2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और बेरिलियम +3 का जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा जाएगा क्वेश्चन में कि लिथियम के डिटरमाइन द रेशो, आपसे क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन में, आपसे पूछा जाएगा डिटरमाइन द रेशो ऑफ, डिटरमाइन द रेशो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ Li+2 Be+3। आपसे पूछा जाएगा कि टाइम पीरियड का रेशो बताओ लिथियम +2 का और बेरिलियम +3 का। तो अब आप कैसे निकालोगे बेटा, लिथियम के लिए Z की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 3 और बेरिलियम के लिए Z की वैल्यू बेटा कितनी होती है 4। तो आप यहां लिखोगे टाइम पीरियड ऑफ लिथियम +2 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ बेरिलियम +3 इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे हम, NQ/Z² for Li+2 डिवाइडेड बाय NQ/Z² ऑफ बेरिलियम +3। ठीक है, अब देखो Li+2 के लिए n की वैल्यू कितनी है, थर्ड ऑर्बिट का मतलब n इज टू बेटा कितना हो गया 3। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, Li+2 का इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय Z²। अब लिथियम का जो Z होता है वो Z कितना होता है लिथियम के लिए 3, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब देखो बेरिलियम, अगर हम बेरिलियम की बात करते हैं तो बेरिलियम का ऑर्बिट बेटा कहां पर है, सेकंड ऑर्बिट। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन कहां है, सेकंड ऑर्बिट के अंदर। सेकंड ऑर्बिट का मतलब n की वैल्यू कितनी है 2, तो NQ का मतलब 2, NQ का मतलब 2⁻³ डिवाइडेड बाय Z²। तो बेरिलियम के लिए Z कितना होता है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो अब आप क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना और सॉल्व करके वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमसे पूछे गए हैं। क्या क्या पूछे गए हैं कि आप क्या करो, टाइम पीरियड का रेशो निकालो। और टाइम पीरियड का रेशो आप किस किस के लिए निकालो, अलग अलग आपको स्पीसी दे देगा, उन स्पीसी के इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट के अंदर होंगे और आपको क्या निकालना है, आपको टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर हो गया, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो तो देखो अभी तक हमने जो एप्लीकेशन ऑफ बोहर मॉडल था, उस एप्लीकेशन ऑफ बोहर, गर्मी बहुत ज्यादा है यार, बड़ा पसीना आ रहा है मुझे। तो हमने एप्लीकेशन ऑफ बोहर मॉडल के अंदर बेटा टाइम पीरियड वाला पार्ट कंप्लीट करा। और टाइम पीरियड हमने बताया कि जो टाइम पीरियड होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द NQ डिवाइडेड बाय Z²। जो टाइम पीरियड होता है वो ऑर्बिट नंबर की पावर Q डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आगे मूव करें। अब हमारे पास नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बोहर मॉडल। तो एप्लीकेशन ऑफ बोहर मॉडल में नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लो, द नंबर ऑफ
revolution in 1 second is known as frequency of revolution. 1 सेकंड में आप कितने रेवोल्यूशन कर रहे हो उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। समझ में आ गया? 1 सेकंड में हम जितने रिवॉल्यूशन कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। ओके, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया? अभी मैंने आपको जस्ट पढ़ाया है टाइम पीरियड। क्या पढ़ाया मैंने? अभी आपको टाइम पीरियड पढ़ाया, और टाइम पीरियड में मैंने क्या बोला? एक रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? टी से। तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या थी? टाइम required for one complete revolution। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो मैथमेटिकली आप कैसे लिख सकते हो? मैथमेटिकली आप लिख सकते हो कि टी सेकंड में आप क्या कर रहे हो? 1 रिवोल्यूशन कर रहे हो। अगर टाइम पीरियड मेरे पास टी सेकंड है तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या होगी कि टी सेकंड में आप कितने रिवोल्यूशन कर रहे हो बेटा? 1 सेकंड। फिर से सुन लो, अगर मेरे पास टाइम पीरियड टी सेकंड का है तो टी सेकंड का मतलब क्या हुआ कि टी सेकंड में आपने कितने रिवोल्यूशन किए? 1 रिवोल्यूशन। तो आप 1 सेकंड में बेटा कितने रिवोल्यूशन करोगे? आप 1 सेकंड में 1/t रिवोल्यूशन करोगे। आप 1 सेकंड में बेटा कितने रिवोल्यूशन करोगे? 1/t रिवोल्यूशन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, the number of revolution in 1 second is known as frequency of revolution। और frequency of revolution को हम किस चीज से डिनोट कर रहे हैं? f से। frequency of revolution को हम किस चीज से डिनोट कर रहे हैं बेटा? f से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे समझ में आया? तो 1 सेकंड में हम कितने रिवोल्यूशन कर रहे हैं? 1/t रिवोल्यूशन कर रहे हैं, और 1 सेकंड में हम जितने रिवोल्यूशन करते हैं वही हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी इज 1/t। फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट किस चीज से कर रहे हैं? f से। तो f इज 1/t। ये आपको याद रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, फिर से सुन लो, टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल को क्या बोलेंगे बेटा? फ्रीक्वेंसी। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां से शुरू होती है। क्या? अगर मैं टाइम पीरियड की बात करता हूं बेटा, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NQ डिवाइडेड बाय Z²। क्लियर है? एंड फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²/NQ। ये जो फॉर्मूला आया ये हमारे लिए कैसा आ गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसके लिए? नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला क्या इंपॉर्टेंट। अगर टाइम पीरियड मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NQ/Z² है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²/NQ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो मैं खुपचा बना देता हूं। ये आ गया हमारे पास खुपचा, बड़ा गंदा खुपचा बना है भाई ये तो। ये हम बना रहे हैं बेटा एक खोपचा। इस खोपचे के अंदर लिख देते हैं इंपॉर्टेंट चीज है। तो इंपॉर्टेंट चीज हम लिखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NQ/Z² एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²/NQ। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो इसे इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे बताना तो नहीं पड़ेगा व्हाट इज N, व्हाट इज Z। N क्या होता है? ऑर्बिट नंबर। अगर ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे तो N इज इक्वल टू 1, या फिर N को क्या बोलते हैं? शेल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर बोहर ऑर्बिट भी बोलते हैं। और Z क्या हो जाएगा? आप जो एलिमेंट लेके चल रहे हो उस एलिमेंट का क्या हो जाएगा बेटा? ये एटॉमिक नंबर। Z क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर। तो T से क्या मिलेगा? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बताएगा कि एक रिवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है, वो हो गया टाइम पीरियड। F, स्मॉल f क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या बता रही है? आप 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन कर रहे हो उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो आज हमने अपना एप्लीकेशन ऑफ बोहर मॉडल स्टार्ट किया। इस क्लास को मैं अभी यहीं रोकता हूँ, 1 घंटे 10 मिनट की क्लास हो गई है। इस क्लास को और ज्यादा लेंथी नहीं करता हूँ। तो हमने आज क्या स्टार्ट किया? आज हमने स्टार्ट किया बेटा एप्लीकेशन ऑफ बोहर मॉडल। और एप्लीकेशन ऑफ बोहर मॉडल में 2 पॉइंट हमने कवर करे। कौन कौन से? एक हमने कवर करा टाइम पीरियड, एक हमने कवर करा फ्रीक्वेंसी।
साथ में हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। एनर्जी, एनर्जी के ऊपर किस किस टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सब भी हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, अब आ जाओ फटाफट नेक्स्ट क्लास पे। तो अगर हम नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ बोहर मॉडल, हम क्या करेंगे बेटा, जो हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ बोहर मॉडल है इसको क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। और एप्लीकेशन ऑफ बोहर मॉडल के अंदर अब जो पॉइंट होने वाले हैं वो पॉइंट हम पढ़ाने वाले हैं आपको एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और इमिशन। एक तो पॉइंट मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूं एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ फोटोन। नेक्स्ट क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है इसी क्लास से पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर हम आपको पढ़ाने वाले हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ एक मैं आपको पढ़ाऊंगा सेपरेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी। तो नेक्स्ट क्लास में ये चार टॉपिक तो मैं आपको डेफिनेटली पढ़ाने वाला हूं। इन पे बेस्ड मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। इन पे जो बेस्ड मेरे न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स भी इन टॉपिक पे बेस्ड मैं साथ के साथ क्या कर दूंगा, कवर कर दूंगा। तो मैंने आपको नेक्स्ट क्लास का बता दिया कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ बोहर मॉडल इसी को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। और इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ाएंगे वो हमने डिस्कस करे। ठीक है, अब हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट, इन टॉपिक के बाद एक इंपॉर्टेंट बचेगा, वो बचेगा हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एच एटम, जिसके अंदर क्या क्या आएंगे, इसके अंदर हम बहुत सारी सीरीज पढ़ेंगे, लाइमन, बार्मर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड, तो ये सब सीरीज पढ़ेंगे। और बहुत स्पेक्ट्रल लाइंस हम पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास हमारी बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आप लिख सकते हो नेक्स्ट क्लास को, क्योंकि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी ये टॉपिक पढ़ाए जाएंगे इनके बेस जो जो न्यूमेरिकल कराए जाएंगे आप उतना कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके बाहर का आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, चलिए मैं आपसे मिलता हूं अब एटॉमिक स्ट्रक्चर की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, हेल्थ का ध्यान रखो, पढ़ाई को एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो। सी यू, टाटा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तब तक के लिए गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। हाँ बेटा, अगर आपको ये मेरा एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज्यादा इस चैनल ग्रोथ करेगा उतना ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलेगी, जितने ज्यादा स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्ट होंगे उतना ज्यादा मुझे मैं मोटिवेट होऊंगा, उतना ज्यादा अच्छा मैं और अच्छा कंटेंट लाऊंगा और डिटेल कंटेंट आपके लिए लेके आऊंगा। और पूरी मेहनत करूंगा कि जितना मैं आपसे PYQ जितना मैक्सिमम करा पाऊं, हर एक टॉपिक पे जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मैक्सिमम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको करा पाऊं, तो उसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। तो तब तक के लिए चलो, ध्यान रखना। ओके, बाय।